नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। एक मिनट, तो कहीं गड़बड़ हुई हो क्या? हाँ, अब ठीक हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले छोड़ दें तो वो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। लोहा है ना, उसको खुला छोड़ दीजिएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ हवा में, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं समझिए, हवा में छोड़ दीजिएगा तो इस पर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाएगा। वह क्या है? एक बहुत रासायनिक परिवर्तन है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और इसी को क्या कहते हैं? अरे जंग लग गया। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। चित्र 6.2 पार्क अथवा नॉल आदि के लोहे के दरवाजा अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की पेच, बेंच या लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, यहाँ समझाएंगे कि घर में रखी हुई कुल्हाड़ी जिसको टांगी बोलते हैं, एक टांगीनाथ मंदिर झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। वह पशुपतिनाथ श्री परशुराम जी का वह फावड़ा है। टांगी या हथौड़ा और कुल्हाड़ी कहा जाता है। घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा समझ रहे हैं ना, दथौर वाला, ऐसे और ऐसे, यह हथौड़ा हो गया। आदि वस्तु में कुछ दिनों के लिए खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाता है। ये सब चीज़ को खुला में रख दीजिएगा ना हवा में तो जंग लग जाएगा। रसोई में कोई लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाता है। जंग लोहा नहीं है। जो जंग लगता है वह लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ से भिन्न होती है जिस पर यह जंग लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिससे नए पदार्थ निर्मित होते हैं। क्रियाकलाप 6.6 शिक्षक द्वारा निर्मित किए जाने वाले मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। मैग्नीशियम के जलती हुई फीते और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। ये चीज़ बताएंगे आपको क्या चीज़ होता है। सर, जो आप लोग ओल्डिंग कराते हैं ना, कोई चीज़ का लोहा टूट गया और इस चीज़ को ओल्डिंग कराना है, तो ओल्डिंग किस चीज़ का छड़ होता है? एक उसमें ऐसे लंबा लाता है, इसमें ऐसे पकड़ता है। ये जो छड़ होता है ना, वो मैग्नीशियम का होता है। जो ओल्डिंग होता है, ओल्डिंग को नहीं देखना चाहिए ज़्यादा देर। तो वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा एक जखने टच करेगा ना, बहुत भयानक लाइट एकदम उत्पन्न करेगा जो कि आँख के लिए हानिकारक होता है। शीरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। शीरे को
मतलब जो हेड ऊपर वाला भाग है उसको मोमबत्ती के पास लाइए और कदा चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश होती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत पाउडर शेष रह जाएगा। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका फार्मूला क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन के क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। इस प्रकार कि समीकरण में तीर का अर्थ बनाना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरण को संतुष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही उसे छात्र अपेक्षित करते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अभी जो समीकरण संतुलित करने का होता है ना, वो आपको अगले क्लास में पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ विशेष आपको डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। भस्म को एकत्रित कीजिए। भस्म को एकत्रित करके उसमें जल की कुछ मात्रा मिलाएं। मिश्रण जलीय विलयन की अच्छी तरह हिलाएं। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? आगे देखते हैं। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारीय? भस्म को जल में घोलने का यह नया पदार्थ बनाती है। भस्म जो है भस्म जल को घोलने का एक नया पदार्थ बनाता है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं भस्म को एक नया पदार्थ बनाने के लिए? एक मिनट, इसको लेते हैं और इसको हटाते हैं, इसको लेते हैं, इसको करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले क्या करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेंगे प्लस उसमें और पानी मिला देंगे, जल मिला देंगे। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? पिछले ही क्लास थोड़ा सा कुछ देर पहले ही आपको बताए थे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड मिला के क्या बनता है? मैग्नीशियम। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल मिला करके क्या बन रहा है? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रा ऑक्साइड, यह आपका बन रहा है। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्षारण होता है। ये जो आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है? क्षारण होता है। अम्ल, क्षार और लवण आपको पढ़ा थे ना, उसी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारण है। अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने से बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। अब क्रियाकलाप 6.7 के द्वारा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें से 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदे मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परखनली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग में
के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। कहने का अर्थ हुआ, या जो आपका एक्सपेरिमेंट करना है, क्रियाकलाप जो करना है, यह आपको टीचर की ही नज़र से करना है और कांच का एक गिलास या कटोरा लेना है, समझे? कांच का एक गिलास या कटोरा लेना है और उसका मुंह कैसा होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। उसका मुंह कैसा होना चाहिए? चौड़ा मुंह होना चाहिए। उसमें पानी लेना है। पानी कितना लेना है? आधा कप। उसमें 1 चम्मच कॉपर भी लेना है। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेना है। क्या क्या चीज़ लेना है? एक लेना है चौड़ा मुंह वाला कटोरा लेना है, आधा कप पानी लेना है, उसमें नीला थोथा भी लेना है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेना है और सबको मिला देना है। एक प्रखनाली अथवा कांच की छोटी बोतल विलयन में थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील मतलब कि एक लोहा उसमें डाल लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ और नीला थोथा हुआ, सारा कुछ उसको मिला उला के उसमें एक ठे कील भी डाल दीजिए जो कि लोहा का होना चाहिए। लगभग आधे घंटे तक उसको वेट कीजिए। आप विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। इसमें चेंजिंग आ जाएगा। या उसमें ब्लेड डाल दीजिए। ब्लेड डालने से क्या होगा? आयरन सल्फेट हो जाएगा। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का रंग में परिवर्तन होता है। क्या आपको विलयन का रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड के बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ, परिवर्तन तो हो जाता है। आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट के बनाने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा परीक्षण कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? कॉपर सल्फेट CuSO4। CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा कहते हैं, प्लस लोहा Fe को घुमाएंगे, डालेंगे। उसके बाद FeSO4 आयरन सल्फेट विलयन को मिलाएंगे। उसके बाद कॉपर को मिलाएंगे। सबको मिलाने के बाद इसका रिएक्शन देखेंगे तो यह नीला से कैसा हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। जब इसमें लोहा का छड़ या किसी प्रकार का लोहा डालते हैं या ब्लेड डालते हैं, कील डालते हैं, तो वह नीले से कैसा हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 6.8। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब 6.8 को पढ़ेंगे। 6.8 को पिछले 6.7 में क्या हमने पढ़ा, इसका टोटल सार यहीं पे आपका आ गया। ओहो, 1 मिनट दिखाते। यह कॉपर सल्फेट बहुत गंदा हो जाता है कभी कभी जी, को समझ ही नहीं आता आखिर कैसे हुआ, क्या से क्या हो गए देखते देखती। हाँ, कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला थोथा लोहा आयरन सल्फेट, मतलब कि CuSO4 प्लस Fe प्लस FeSO4 SO4 प्लस Cu। कहने का अर्थ हुआ CuSO4 इसमें मिला है
और कॉपर सल्फेट प्लस लोहा मिलाएं तो क्या बना, यहाँ पे निशान है, इसका निशान है। आयरन सल्फेट का विलयन बना और रंग कैसा हुआ, हरा, और कॉपर नीला भूरा निक्षेप बना। किसी प्रखनाली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। एक प्रखनाली लीजिए, चाहे बर्तन में, सिरका मतलब चाशनी टाइप लेन होता है। सिरका रसगुल्ला जो खाते हैं ना, वो सिरका में ही बनता है। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा लीजिए और उसमें खाने का सोडा लीजिए। आप एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगा और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाए गए व्यवस्था के अनुसार ताज़े बने चूने के पानी में गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। अध्याय 5 में बताया गया था चूने के पानी कैसे तैयार किया जाता है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है। प्रखनाली में परिवर्तन निम्न प्रकार हो सकते हैं। सिरका, एसिटिक अम्ल, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट बन के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस अन्य जो आप पदार्थ इसमें मिला है उसी चीज़ का वेस्ट मटेरियल बनेगा। और यहाँ एक प्रखनाली लिया गया है। यह प्रखनाली है, इसमें नहीं सॉरी, यह प्रखनाली है और ये भी प्रखनाली है। इसको यहाँ से इसमें निकाला गया है। इसमें क्या क्या चीज़ डाला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को डाला गया है, सिरका पानी, इसमें सोडा को डाला गया है, चूने का पानी डाला गया है। दोनों का आपस में कंपोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नीचे लिखा हुआ। चूने के पानी में गैसों का गुजरने की व्यवस्था बनाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। इसका अभिक्रिया कैसे कैसे होता है, देख लेते हैं। CO2 प्लस CaOH2 बनकर क्या होता है, CaCO3 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी मिलकर के क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 प्लस H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डाला जाता है तो क्या चीज़ बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जिससे कि चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मापन परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे। इसका अभी प्रयोग भी कहाँ करना है, अध्याय 10 में, कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें वायु बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था।
क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? हाँ, बताएंगे। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक दो चीज़ को मिला है, एक नया पदार्थ बन जाएगा, एक से या अधिक। जैसे हम लोगों ने पीछे कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी मिलाए थे तो यहाँ दो चीज़ बन गया था। ओह, एक मिनट। जब हम लोग दो चीज़ मिलाए थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाए थे, फिर चूने को पानी मिलाए थे, तो दोनों मिलकर के क्या बना था, यह दोनों है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक चूने का पानी, दोनों मिलके एक या एक से अधिक पदार्थ बनता है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, दो चीज़ बन गया। तो यही रासायनिक परिवर्तन का महत्व है। यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन का महत्व है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो रासायनिक परिवर्तन है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का अति उत्पाद होती हो। उपयोग नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक, डिटर्जेंट और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन करके की जाती है। जितने भी हमारे आसपास जितने भी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला आइटम है, वह रासायनिक परिवर्तन के कारण ही नए नए चीज़ को हम लोग खोज पाते हैं, नए नए चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, उसको डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होता है। नए उत्पाद पदार्थ के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन को निम्न घटनाएं भी हो सकती है। ऊष्मा प्रकाश अथवा अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी को निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा किसी उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। हमने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखे का विस्फोटक एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोटक से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसों उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री वासी, मतलब जो खाना हम लोग सुबह रात को बना देते हैं, दिन को बच जाता है, बासी हो जाता है अथवा सड़ गल जाता है, या 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा ना, जो रोटी बनाए 2-3 दिन हॉट में छोड़ दीजिए, चाहे खुला छोड़ दीजिए, तो सड़ गल जाता है, तो उसमें दुर्गंध आने लगती, महकने लगता है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ, एकदम कह सकते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग का हो जाता है।
हाँ हाँ, वो चीज़ तो हम एक्सपीरियंस किए हैं जी। सेव एक साइड से काट के अब फिर बात करने लगी है ना, उसमें गंदा सा एकदम पूरा भूरा कलर का दिखने लगता है, बहुत गंदा लगता है। यदि आपने रंग में ये परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा लीजिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ कीजिए। हाँ, आलूओं में होता है, बैंगन में तो हम एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, आलू में किए हैं। आलू में क्या होता है ना, आलू को ऐसे काट के उसको धोइए मत, बहुत गंदा कलर हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। लगेगा कि इस पर क्या जंग, मतलब क्या क्या हो गया, क्या से क्या हो गए। देखते देखते आलू तो ने कटा और भूर सुंदर कलर से गंदे कलर में बदल गए। और कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? हाँ, एकदम रासायनिक परिवर्तन। जो सेब हम लोग काटे, खाए नहीं, उसको रख दिए, हवा में छोड़ दिए, तो उस पर एक भूरा कलर का आ जाएगा। आलू को काटे या हाँ, बैंगन को भी तो वो काला हो जाता है। बैंगन को काट के तुरंत पानी में नहीं डालिएगा ना, तो काला हो जाता है। आइए, अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। यह उदासीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। जो अम्ल और क्षार को मिलाकर के हम लोग बनाए थे, वह क्या किए थे? अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाने पर क्या होता है? उदासीकरण होता है। यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब एक सब लाइन में समझिए, दो चीज़ को मिलाए, या तो कोई एक चीज़ बनेगा या एक से अधिक चीज़ मिलेगा। जो इसी से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखे थे, लोहे का जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सेब को काट करके खुले में छोड़ देना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और हम लोगों ने दूध से दही बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और सुरक्षात्मक आवरण को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे। सुरक्षात्मक आवरण, आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और यह ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होता है। क्या हम ओजोन के अपघटन का रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। ओजोन परत होता है ना, यह हम लोग का पृथ्वी से लगभग 10-12 किलोमीटर ऊपर एक परत है। जैसे कि हम लोग को छतरी किसे लगाते हैं, छाता किसे लगाते हैं, चाहे कपड़ा किसे पहनते हैं, वो हमारे शरीर को बचाता है, हमारे शरीर पर ज़्यादा धूप नहीं लगने देता। उसी तरह ओजोन है। ओजोन एक परत होता है पृथ्वी से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर अप्रॉक्स मान लीजिए। वह पृथ्वी के लिए एक कपड़ा की तरह है। उस पर जितना भी, जैसे हमारे घर में माँ पापा कैसे हैं, हम लोगों के लिए एक आवरण की तरह है, कपड़ा की तरह है। हम लोग का कोई अगर मार देता है, कहीं झगड़ा कर लिए, तो घर आते हैं, मम्मी देखो ना वो हमको मार दिया, तो मम्मी कहेगी कि वो कैसे मार दिया, हम उसको जीव निकाल देंगे, जीभ निकाल देंगे, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। उसी तरह के हमारे पृथ्वी के लिए ओजोन एक
संरक्षक के रूप में है, एक माता पिता के रूप में है। अब माता पिता कह सकते हैं, माता पिता के रूप में है। यह एक परत बनाता है जिससे कि हमारे पृथ्वी को कुछ नुकसान ना हो। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। वह किस चीज़ से भिन्न होता है? ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होता है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ, आराम से रासायनिक परिवर्तन कहते ही हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह तक पहुँचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुँचाती। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए। अगर हमारे मम्मी पापा हमको नहीं बचाते तो हमको कोई रास्ते चलते 4 थाप लगा देता ना। तो उसी तरह ओजोन भी हमारे पृथ्वी धरती माता को हानिकारक चीज़ों से बचाती है। जो सूर्य के प्रकाश में हानिकारक किरण होता है उससे बचाने का कार्य करती है। समझ में आया? ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन है इस सूर्य के जो विकिरण है, जो हानिकारक किरण है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है। प्रकृति आवरण की तरह कार्य करती है। यह कैसे कार्य करती है? प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एकदम कीजिएगा ही कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।